आप लोगों का एक बार पुनः हमारे YouTube चैनल नवीन क्लासेज में फिर से स्वागत है। और आज हम आप लोगों के लिए साइंस में ही फिजिक्स के अंतर्गत पार्ट नंबर 7 के बाद पार्ट नंबर 8 लेकर के आए हैं। और इस पार्ट नंबर 8 में काफ़ी VVI टॉपिक न्यूमेरिकल के लहजे से, न्यूमेरिकल के ख्याल से, अगर ये टॉपिक को अगर पूरा आप समझ लीजिएगा और भली भांति ठीक ढंग से देख लीजिएगा तो आपका ना फिजिक्स में जो न्यूमेरिकल काफ़ी परेशानी है हर एक विद्यार्थियों के लिए, न्यूमेरिकल हल नहीं कर पाते हैं, न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो इस वीडियो को यदि वह अंत तक देखिएगा, चिन्हों की परिपाटी मेरा ये टॉपिक का नाम है। और पार्ट नंबर 8 के अंतर्गत चिन्हों की परिपाटी जो हम समझाने जा रहे हैं, इसको इंग्लिश में साइन कन्वेंशन बोला जाता है। काफी एकदम समस्या का ना समाधान हो जाएगा न्यूमेरिकल का, क्योंकि आज के प्रत्येक विद्यार्थियों के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल सॉल्व करना काफी असंभव होते जा रहा है। क्योंकि हम लोग जिस समय में पढ़े थे बहुत सारे न्यूमेरिकल हल करते थे फिजिक्स केमिस्ट्री में, बहुत सारे पब्लिकेशन से ISC में बनाते थे, C वर्मा से, M करीम से। तो उस स्थिति में हम लोग का न्यूमेरिकल पर पकड़ ज़्यादा था। लेकिन आज का विद्यार्थी क्या होता है, क्योंकि अभी ऑब्जेक्टिव का जो सिलसिला चलते आ रहा है तो सब विद्यार्थी लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव पर ध्यान देते हैं और सब्जेक्टिव पर ध्यान बिल्कुल ही नहीं दे पाते हैं। उसका कारण क्या है कि विद्यार्थी ना बुक को ना डीपली स्टडी नहीं करते हैं। तब अगर उस सब परेशानी अगर क्रिएट होगा आपके पास तो हम उस परेशानी को दूर करने के लिए एक तो वीडियो बहुत ही अच्छा लेकर के आए हैं, साइन कन्वेंशन जिसको हम हिंदी में बोलते हैं चिन्हों की परिपाटी। तो इसके द्वारा आपको दर्पण का सारा न्यूमेरिकल और लेंस का भी न्यूमेरिकल आपको आसानी से बन जाएगा, न्यूमेरिकल बन जाएगा दर्पण का और लेंस का। चिन्हों की परिपाटी यदि आप समझ लीजिएगा तब तो पहले सवाल हो गया कि चिन्हों की परिपाटी क्या है। तो देखिए नाम से पता लग रहा है चिन्हों की परिपाटी इंग्लिश में होता है साइन कन्वेंशन। तो इस टॉपिक में पूरा डिटेल से आ जाइए, हम समझाने जा रहे हैं। तो चिन्ह का मतलब होता है जैसे हम वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब दोनों में जो हम आपको अंतर बतलाए होंगे कुछ टॉपिक के पहले, मान लिया जाए पार्ट नंबर 3 या 4 बतलाए होंगे, तो उसमें लिख दिए थे कि दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब के लिए V का चिन्ह ऋणात्मक होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए V का चिन्ह धनात्मक होता है। यहाँ ना आपको धनात्मक किसका होता है, ऋणात्मक किसका होता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। और ये जब समझ जाएगा साइन कन्वेंशन तो न्यूमेरिकल के साथ साथ जब हम दर्पण का सूत्र साबित करेंगे वहाँ भी आपको परेशानी एकदम नहीं होगा। इसी कारण से उस सब चीज को समझने के लिए, न्यूमेरिकल बनाने के लिए साइन कन्वेंशन का टॉपिक काफी समझना अनिवार्य है, अति आवश्यक है। इसके समझे बिना आप ना न्यूमेरिकल का समस्या का समाधान कर सकते हैं और ना ही दर्पण या लेंस का सूत्र साबित कर सकते हैं। और जैसा कि इस साल मैट्रिक के एग्जाम में भी 2022 में दर्पण का सूत्र आ चुका है और हम लोग के लिए गेस जो है 2023 के लिए वो F बराबर R/2 दोनों दर्पण से और लेंस का सूत्र दोनों लेंसों से, उत्तल लेंस से भी और अवतल लेंस से। तो चलिए चिन्हों की परिपाटी की ओर आ जाइए कि किस स्थिति में उसका पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है। तो चिन्हों की परिपाटी को जो हम समझाने जा रहे हैं ना, वो अक्ष पर रख करके समझाने जा रहे हैं। मेरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी लेक्चर नंबर 1 देख लीजिएगा, उसमें ही अक्ष बतलाए होंगे बिल्कुल क्लियर से। लेकिन वहाँ x अक्ष और y अक्ष बतलाए होंगे, यहाँ भी वही है, x अक्ष और y ही अक्ष है। लेकिन वहाँ बीच में मूल बिंदु रहता था जिसको हम ओरिजिन बोलते थे। यहाँ मूल बिंदु नहीं है, यहाँ पोल है, P ध्रुव है। यहाँ क्या विद्यार्थी लोग, ध्रुव है, पोल। तो यहाँ देखिएगा उसमें जे भी दूरियां मापी, जितनी भी दूरियां मापी जाती थी मूल बिंदु से। चिन्हों की परिपाटी का 3-4 वो जो मेन स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट यही है कि चिन्हों की परिपाटी क्या बोलता है कि सभी दर्पण में, अब दर्पण का मतलब हो गया गोलीय दर्पण, क्योंकि ये जो गोलीय दर्पण में निर्माण होता है चिन्हों की परिपाटी, समतल में नहीं। तो सभी गोलीय दर्पण में, तो गोलीय दर्पण तो 2 ही प्रकार के होते हैं विद्यार्थी, वो अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। तो जो दूरियां मापी जाती है ना, ध्रुव से मापी जाती है। कहाँ से विद्यार्थी, ध्रुव से। सारा स्टेटमेंट बढ़िया से समझिए। सभी जो
गोलीय दर्पण है उसमें जितना भी दूरियां हैं क्या चीज से मापी जाती है, ध्रुव से। दूसरा जो चिन्हों की परिपाटी का स्टेटमेंट है, मतलब नियम है, पहला नियम है सभी दूरियां गोलीय दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। इधर मापा जाए चाहे इधर मापा जाए, ऊपर मापा जाए चाहे नीचे मापा जाए, जब भी दूरियां मापा जाएगा तो कहां से, ध्रुव से। नियामक ज्यामिति में कहां से, मूल बिंदु से मापी जाती है, यहाँ क्या चीज से, ध्रुव से। दूसरा, अब आ जाइए थोड़ा सा इधर बढ़िया से समझा रहे हैं। आपतित किरण जब हम आपको a बराबर r/2 साबित कर रहे थे तो आपतित किरण इधर से इधर जाता था, कहाँ, लेफ्ट से राइट जाता था। यह देखिए किरण तीर को इस प्रकार से दर्शाते थे, माने किरण को तीर के द्वारा इस प्रकार से दर्शाते थे। मतलब आपतित किरण जो जाती है लेफ्ट से राइट जाती है, लेकिन अवतल दर्पण में जो दूरियां मापी जाती है तो राइट से लेफ्ट मापी जाती है। देखिए हम फोकस में दर्शा दिए हैं, इसका दूरी मापा जाता है इस ढंग से। यदि फोकस दूरी मापा जाना है तो ये राइट से लेफ्ट होता है, यदि आपको वक्ता त्रिज्या मापा जाना है तो ये भी राइट से लेफ्ट होता है। जो आपको पहले बताए थे फोकस दूरी और वक्ता त्रिज्या में संबंध r या 2f से सूचित किया जाता है। क्या चीज से विद्यार्थी, r या 2f से। तो तीर के निशान से, क्योंकि चिन्हों की परिपाटी जब भी समझिएगा तो ना एरो साइन से ही समझिएगा, तीर के निशान से ही समझिएगा। तो चिन्हों की परिपाटी का दूसरा नियम है आपतित किरण की यदि दिशा में मापी गई दूरियां है। अब देखिए जैसे ये जा रहा है, ये तो ऐसे करके जाएगा पूरा, आपतित किरण जब भी जाएगा कैसे जाएगा, भले यहाँ दर्पण पर पड़ता था परावर्तन हो जाता था, लेकिन अगर दर्पण नहीं रहेगा कैसे जाएगा। तो देखिए इसका दूरी ऐसे करके मापे जाएंगे, ये आपतित किरण की दिशा में हो गया और ये आपतित किरण के विपरीत दिशा में हो गया। तो आपतित किरण की दिशा में मापी गई सभी दूरियां पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है, और आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। तो चिन्हों की परिपाटी का यही 3 स्टेटमेंट है, यही 3 नियम है, जिससे सभी विद्यार्थियों को भलीभांति समझना जरूरी है। सबसे पहला है सभी दूरियां कहां से मापी जाएगी विद्यार्थी लोग, ध्रुव से। फिर से एक बार हम रिवीजन करा दे रहे हैं। आपतित किरण की दिशा में मापी गई सभी दूरियां क्या होगी विद्यार्थी, धनात्मक होगी, और आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होगी। प्रधान अक्ष के जो ऊपर रहता है सब धनात्मक होता है, यह देखिए ये धनात्मक। और प्रधान अक्ष के जो नीचे होता है सभी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ये आपको नियामक ज्यामिति में भी बताए थे। और कुछ नहीं, नियामक ज्यामिति का कुछ नियम कानून यहाँ भी फॉलो करेगा, और कुछ ना आपतित किरण की दिशा वाला और आपतित किरण के विपरीत दिशा वाला फॉलो करेगा। उसी के अनुसार आप चिन्हों की परिपाटी अवतल दर्पण में, और इसके बाद जो फिगर बताएंगे उत्तल दर्पण में एकदम बिल्कुल कंठस्थ एकदम याद हो जाएगा, बिल्कुल मस्तिष्क में समा जाएगा। आपको एकदम रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के विद्यार्थी रट लेते हैं, एकदम समझना है। फिर से सभी दूरियां कहां से मापी जाएगी, ध्रुव से। आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होगा, और आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होगा। अब चलाइए टू द पॉइंट अवतल दर्पण में। देखिए अब हम आपको समझाने जा रहे हैं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक क्यों होती है, अवतल दर्पण की वक्ता त्रिज्या ऋणात्मक क्यों होती है। तो देखिए यहाँ ध्यान से, ये अवतल दर्पण है, चूंकि अवतल दर्पण का जब फोकस रहता है, ये यहाँ देखिएगा ये लेफ्ट साइड रहता है, तो लेफ्ट साइड जब भी रहेगा तो इधर रहेगा, और जबकि उत्तल दर्पण ऐसे करके जब बनता है तो इसका सब राइट साइड रहता है। तो लेफ्ट साइड रहता है तो दूरियां जब मापे जाएंगे तो विपरीत दिशा मापेंगे, तो इसका दूरिया क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। देखिए ताकि आपतित किरण के विपरीत दिशा में है आप, और उसके बाद अवतल दर्पण की वक्ता त्रिज्या भी ऋणात्मक हो जाएगा। तो ये 2 पॉइंट तो आपको समझ में आ गया होगा कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है ताकि आपतित किरण के विपरीत दिशा में है। यानी कि यहाँ से भी समझ सकते हैं, देखिए ये सब क्या चीज में है, माइनस में है, ये क्या चीज में है, प्लस में है। तो अवतल दर्पण का फोकस ये लेफ्ट साइड होता है तो निगेटिव हो जाएगा, उत्तल दर्पण का फोकस अब राइट साइड होता है तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये दूसरा भाषा में हो सकते हैं कि आपतित किरण की दिशा में है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, क्योंकि इसके बाद हम जब उत्तल दर्पण का फिगर बताएंगे तो ऐसे बताएंगे, तो ये इधर रहेगा इसका फोकस। देखिए इसका सब फोकस इधर है, इसका फोकस देखिए विद्यार्थी यहाँ है, इसका वक्ता केंद्र देखिए यहाँ, आपतित किरण के विपरीत दिशा में हो गया। और इसका तीसरा पॉइंट समझिए, जब भी हम बिंब को रखते हैं, बिंब के द्वारा जब प्रतिबिंबों का निर्धारण करते हैं, तो यह देखिए बिंब को हम यहाँ रखते हैं, इसका नाम देते हैं ए। अब यहाँ रखते हैं तो देखिए तो प्रधान अक्ष के ऊपर रख रहे हैं कि नीचे रख रहे हैं, ऊपर रख रहे हैं। तो ये हो गया आपका बिंब की ऊंचाई, जिसको हम h1 से सूचित करते हैं। ध्यान दे जाइएगा पूरा बढ़िया से, जब बिंब को रखते हैं तो उसको बोला जाता है बिंब की ऊंचाई h1, और यहाँ से जब यहाँ बिंब का दूरी मापा जाता है तो उसको बोला जाता है बिंब दूरी, जिसको हम u से सूचित करते हैं।
बिंब दूरी को क्या चीज से विद्यार्थी, यू से। तब आपको ध्यान थोड़ा सा होगा, जब हम प्रतिबिंब बतला रहे थे वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब, तो काल्पनिक प्रतिबिंब ना ध्रुव और फोकस के बीच जब रहता था तो यहाँ बनता था, यहाँ देखिए ऐसे काल्पनिक प्रतिबिंब यहाँ बनता था, और जब वास्तविक प्रतिबिंब बन रहता था तो यहाँ पर अगर मान लिया जाए तो वास्तविक प्रतिबिंब चलिए यहाँ बनता था, प्रधान अक्ष के नीचे बनता था, बड़ा बने चाहे छोटा बने उससे मतलब नहीं है। वास्तविक प्रतिबिंब प्रधान अक्ष के नीचे बनता था और काल्पनिक प्रतिबिंब प्रधान अक्ष के ऊपर बनता था। यहाँ लिख भी ले रहे हैं ताकि सभी विद्यार्थी को समझ में आए। काल्पनिक प्रतिबिंब कहाँ बनता था विद्यार्थी लोग, प्रधान अक्ष के ऊपर बनता था। उत्तल दर्पण में भी काल्पनिक प्रतिबिंब भले उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता था, लेकिन उत्तल प्रतिबिंब भी प्रधान अक्ष के ऊपर ही बनता था। काल्पनिक प्रतिबिंब जब भी बनेगा तो प्रधान अक्ष के ऊपर, और वास्तविक प्रतिबिंब जब भी बनेगा तो प्रधान अक्ष के नीचे। यहाँ देखिए वास्तविक प्रतिबिंब क्या बनेगा, ये वास्तविक प्रतिबिंब। हालांकि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंबों का किरण आरेख के द्वारा भी हम वर्णन कर देंगे, लेकिन उसके पहले ना आप साइन कन्वेंशन समझ लीजिए, ठीक है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब जब बनेगा प्रधान अक्ष के ऊपर बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब जब बनेगा प्रधान अक्ष के नीचे बनेगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं होना चाहिए। बिंब जब भी रखाएगा, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, एकदम सामने रखाएगा, तो ये बिंब हो गया। तो यहाँ से जब दूरियां मापी जाएंगी, ध्रुव से ही मापा जा रहा है, यहाँ से जब यहाँ का दूरी मापेंगे, चूंकि फिगर में पूरा हौच हो जाएगा यहाँ ना, इसी कारण से यहाँ थोड़ा सा यहाँ नहीं लिख करके यहाँ पर ही लिखे हैं। जब भी दूरियां मापे जाएंगे तो ध्रुव से ये बिंब है तो बिंब दूरी हो जाएगा, यहाँ पर देखिए इंडिकेट किया गया है। अब प्रतिबिंब मान लिया जाए यहाँ बन रहा है तो यहाँ से मापा जाएगा तो ये प्रतिबिंब दूरी हो जाएगा भी, और यहाँ से मान लिया जाए यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है तो ये प्रतिबिंब दूरी हो जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो ये हो जाएगा भी। अब देखिए इसमें ना बिल्कुल क्लियर हो जाएगा क्यों काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए भी का चिन्ह धनात्मक होता था। तो देखिए विद्यार्थी लोग, ये हो गया आपका काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए ये हो गया आपका ना बिंब की ऊंचाई, और काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए ये हो गया प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई को ना S2 से सूचित करेंगे। क्या चीज से करेंगे विद्यार्थी, S2 से। और यहाँ भी प्रतिबिंब की ऊंचाई को S2 से सूचित करेंगे, चाहे वो काल्पनिक प्रतिबिंब रहे उसके लिए भी S2 और वास्तविक प्रतिबिंब रहे उसके लिए भी S2। ये सब सारा हम लिखा भी देंगे आपको ना, पॉइंट बाय पॉइंट लिखा भी देंगे, लेकिन उसके पहले ना पहले आप समझ लीजिए कि पॉजिटिव निगेटिव कैसे होता है, ठीक है। उसको टेंशन नहीं लेना, पहले बोर्ड पर सारा ध्यान दीजिए, आपको समझ में आएगी। तो देखिए विद्यार्थी, हम उसमें लिखाए होंगे दर्पण में, चाहे वो अवतल दर्पण है चाहे उत्तल दर्पण है, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए भी का चिन्ह ऋणात्मक होता है। देखिए तो विद्यार्थी वास्तविक प्रतिबिंब है तो इस साइड बनता है, मैंने दर्पण के इस साइड बनता है वास्तविक प्रतिबिंब। तो देखिए तो यहाँ नेगेटिव बनेगा क्योंकि आपकी किरण के विपरीत दिशा में थी, भी का चिन्ह देखिए वास्तविक प्रतिबिंब के लिए नेगेटिव होगा। और दूसरा प्रधान अक्ष के नीचे है, प्रधान अक्ष के जब नीचे तो S2 होता है, S2 भी नेगेटिव होगा। कहने का मतलब वास्तविक प्रतिबिंब का जब निर्माण होगा तो भी नेगेटिव होगा और S2 भी नेगेटिव होगा। लेकिन जब काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा तो उसी के लिए देखिएगा यहाँ S2 यहाँ क्या हो जाएगा विद्यार्थी, प्रधान अक्ष के ऊपर है तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। और यहाँ भी काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए, तो काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए भी का चिन्ह भी धनात्मक हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि काल्पनिक प्रतिबिंब आपकी किरण के दिशा में बन रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ से भी आप समझ लीजिएगा कि यहाँ ये सब प्लस में। कहने का मतलब ध्रुव के इस साइड जो भी रहेगा सब निगेटिव रहेगा, ध्रुव के इस साइड जो भी रहेगा जो पॉजिटिव रहेगा। अब यहाँ देखिए बिंब दूरी U होता है तो U देखिएगा हमेशा इधर है, तो बिंब जब भी रखाता है तो वो अवतल दर्पण है चाहे उत्तल दर्पण है, दोनों के लिए U का मान हमेशा निगेटिव होता है। लेंस में भी यही चीज होगा, यानी कि लेंस में U का मान पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ, वास्तविक प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब में लेंस में थोड़ा सा अंतर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ वास्तविक प्रतिबिंब के लिए भी का चिन्ह ऋणात्मक हो रहा है, तो लेंस में ना वास्तविक प्रतिबिंब के लिए भी का चिन्ह धनात्मक हो जाएगा। वो जब हम लेंस में चिन्हों की परिपाटी बताएंगे अध्याय नंबर 2 में, तो उसमें ना और क्लियर कर देंगे। चलिए ठीक है विद्यार्थी, तो थोड़ा सा और जितना भी पॉइंट आने वाला है ना, फिर से सारे पॉइंट को हम दोहरा देते हैं। तो अवतल दर्पण में 4-5 पॉइंट आएगा और उत्तल दर्पण में 2-3 पॉइंट आएगा, ठीक है। तो अवतल दर्पण में कौन कौन पॉइंट आने वाला है फिर से देख लीजिए। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होती है, अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण जब होगा तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए भी का चिन्ह, यहाँ देखिए भी का चिन्ह ऋणात्मक होता है। वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण होने पर S2 का चिन्ह ऋणात्मक होता है।
भीम चाहे उत्तल दर्पण के निकट हो चाहे अवतल दर्पण के निकट हो, यू का मान हमेशा ऋणात्मक होता है। और बिंब की ऊंचाई h1 किसको बोला जाता है विद्यार्थी? बिंब की ऊंचाई को। तो बिंब की ऊंचाई के लिए h1 का मान हमेशा धनात्मक होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब में आ जाइए, काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए v का चिन्ह धनात्मक होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब का निर्माण होने पर h2 का चिन्ह क्या होता है? धनात्मक होता है। चलिए कोई विद्यार्थी यदि इसका फिगर नोट करना चाहेंगे तो फिर से थोड़ा सा ना दोनों को अब फिगर है ना एक साथ हम मर्ज करके बना देते हैं। ये अवतल दर्पण का फिगर हम समझा दिए, अब इस साइड हम उत्तल दर्पण का फिगर हम बना देंगे, फिर वो फिगर नोट कर लीजिएगा। और यहाँ देखिएगा इसका फोकस दूरी हम बता रहे हैं, इसका वक्रता त्रिज्या बता रहे हैं। जब इस साइड उत्तल दर्पण का फिगर बनेगा तो इस साइड इसका फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या हो गया। चलिए ठीक है विद्यार्थी, तो थोड़ा सा हम समझा दिए इसको। अभी थोड़ा सा ना फिगर को नीट एंड क्लीन बोर्ड पर बना दे रहे हैं ताकि बोर्ड पर जो फिगर है आपकी स्क्रीन पर आप देखें तो ना स्पष्ट दिख जाएगा। चलिए ठीक है विद्यार्थी, ओके। मेरे ख्याल से यह वीडियो अच्छा लगा होगा और इसको ना हम नोट भी करा देते हैं। ओके ठीक है विद्यार्थी। चलिए ठीक है विद्यार्थी लोग, तो जैसा कि हम बोले थे कि चिन्हों की परिपाटी पहले हम समझा दिए हैं, उसके बाद हम लिखा भी देंगे बोर्ड पर। बोर्ड थोड़ा सा देखिएगा, जिन लोगों को स्क्रीनशॉट लेना होगा, जो विद्यार्थी लोगों को, वो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। उसके बाद हम फिर से इसको हम 2-3 बार बोल देंगे ताकि ना आपको चिन्हों की परिपाटी याद करना नहीं पड़े, बल्कि चिन्हों की परिपाटी वीडियो देखते देखते ही याद हो जाए। क्योंकि हम सारे समस्या का समाधान अपने वीडियो में लेकर के आए हैं और हमको जब तक फुर्सत मिलेगा, चाहे संडे को भी, ऐसे आप सरकारी टीचर भी हैं तो थोड़ा फुर्सत कम मिलता है और कोचिंग वगैरह भी चलाना पड़ता है, लेकिन ना जैसे जैसे फुर्सत हमको मिलेगा तब हम ना वीडियो आपको अपलोड कर देंगे। आप हमारे YouTube चैनल से वह वीडियो देख सकते हैं और हम आशा करते हैं कि सारे सब्जेक्ट का वीडियो आपको उपलब्ध हो जाए ताकि कोई भी विद्यार्थी मैट्रिक के एग्जाम में उसको परेशानी ना हो और मैट्रिक के एग्जाम में वो अच्छे नंबर से पास हो सके। चलिए ठीक है विद्यार्थी, तब थोड़ा सा देख लीजिए आपके बोर्ड पर और आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट जो लेना चाहते हैं ले लीजिए। चलिए ठीक है, आशा करते हैं कि सब लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब देखिए थोड़ा सा चिन्हों की परिपाटी निम्नलिखित है। हम बोले थे कि 3 गो पॉइंट जो चिन्हों की परिपाटी का है उसको ध्यान देना पड़ता है। पहला पॉइंट नंबर, सभी दूरियां गोलीय दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। कहां से मापी जाती है विद्यार्थी? ध्रुव से। फिगर इसके पहले देखिए किए होंगे, हालांकि फिर हम फिगर खींच के भी बता देंगे। दूसरा, आपतित किरण की दिशा में मापी गई सभी दूरियां हमेशा क्या होती है विद्यार्थी? धनात्मक होती है। आपतित किरण की दिशा में मतलब इन दी डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इन दी डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। जैसे किरण इधर से आ रहा है तो इस इधर से ही मापा जाता है। जैसे किरण इधर से आता है तो दूरी इधर से, किरण इधर से आया मापा जाए इधर से, तब नहीं। आपतित किरण की दिशा में मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती है। इसी कारण से उत्तल दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या दोनों धनात्मक होती है। एकदम ये वीवीआई टॉपिक, वीवीआई पॉइंट एकदम, क्योंकि इसका जरूरत पड़ेगा जब हम दर्पण का फॉर्मूला साबित करेंगे तो इसका जरूरत पड़ेगा। फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या दोनों क्या होता है विद्यार्थी? धनात्मक होता है। एकदम वीवीआई टॉपिक है, एकदम वीवीआई पॉइंट भी है। तीसरा, आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई सभी दूरियां हमेशा ऋणात्मक होती है। देखिए विद्यार्थी, विपरीत दिशा में मतलब इन दी अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, ये हो गया इन दी डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे और ये हो गया इन दी अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। थोड़ा सा ना हम इसको स्केल से सहायता से बता देते हैं। जैसे देखिए किरण इधर से आ रहा है, अगर दूरी इधर से मापा जाएगा, किरण इधर से आ रहा है, दूरी इधर से अगर मापा जाएगा तो ये विपरीत दिशा हो गया। जैसा कि हम इसके पहले फिगर में बताए थे। हम ना एक ही बात को बार बार इस कारण से बोल देते हैं ताकि सभी विद्यार्थी ना बिल्कुल सटीक ढंग से समझ पाए। तो विपरीत दिशा में रहेगा तो ऋणात्मक हो जाएगा, माइनस में। इसी कारण से अवतल दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या दोनों क्या होता है? ऋणात्मक होती है। दोनों क्या होता है विद्यार्थी? ऋणात्मक होती है। तो लेकिन इतना जो 3 पॉइंट हुआ ना विद्यार्थी, तो ये 3 पॉइंट पढ़ लेने से ना आपका साइंस में न्यूमेरिकल नहीं बनेगा। हालांकि जनरली, हालांकि हम टीचर का बुराई नहीं करना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे टीचर के होते हैं चिन्हों की परिपाटी केवल पढ़ा दिए और विद्यार्थी को समझा भी दिए तो उससे विद्यार्थी सोचता है कि चलिए चिन्हों की परिपाटी मेरा टॉपिक खत्म हो गया। लेकिन ये पॉइंट केवल पढ़ लेने से ना आपका न्यूमेरिकल नहीं बनेगा। ये हम बोल रहे हैं एकदम विश्वास के साथ बोल रहे हैं, क्योंकि तो आने वाला जो पॉइंट है उसमें सारा चीज का चर्चा होगा कि वास्तविक प्रतिबिंब जब बनेगा तो उसके लिए भी का चिन्ह ऋणात्मक होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा तो उसमें भी का चिन्ह धनात्मक होता है। वो सब पॉइंट होगा।
H2 वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण होने पर H2 का चिन्ह, H2 क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, H1 क्या है, बिंब की ऊंचाई, H1 का मान हमेशा धनात्मक होता है, U क्या है, बिंब की दूरी। तो U टू दी पॉइंट से ना अपना पूरा एकदम जड़ से उसका क्लियर हो जाएगा। चलिए ठीक है विद्यार्थी, इसके बाद फिर से आपको हम 5, 6, 7, 8 पॉइंट सभी अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों में हम ना आपको क्लियर करके बताते हैं, उसके द्वारा आप ना न्यूमेरिकल आसानी से बना सकते हैं। चलिए ठीक है विद्यार्थी, तब थोड़ा सा फिर बोर्ड पर हम लिख करके आपको बताते हैं, हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। ठीक है विद्यार्थी, चलिए ठीक है विद्यार्थी लोग, तो जैसा कि हम इसके पहले बताए थे कि चिन्हों की परिपाटी में 3 स्टेटमेंट था। पहला स्टेटमेंट था सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है, दूसरा आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती है, तीसरा आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। तो ये 3 स्टेटमेंट से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जब न्यूमेरिकल जब बनाएगा ना तो उसमें सारा चीज आ जाएगा, बिंब की दूरी आ जाएगा, प्रतिबिंब की दूरी आ जाएगा, बिंब के ऊंचाई आ जाएगा, प्रतिबिंब का ऊंचाई आ जाएगा, आवर्धन भी आ जाएगा। तो सारा चीज का जब चर्चा होगा तो विद्यार्थी ना कंफ्यूज कर जाएंगे कि किसको हम पॉजिटिव लें, किसको हम निगेटिव लें। तो ये देखिए अवतल दर्पण में चिन्हों की परिपाटी से स्पष्ट होता है कि यहाँ देखिए जितना भी चीज का चर्चा होगा ना तो जनरली अवतल दर्पण का होगा। कहीं कहीं जो दोनों दर्पण में सेम होगा ना तो उसके लिए हम लिख दिए होंगे एकदम साफ जिक्र करके, वर्णन करके कि अवतल और उत्तल दोनों दर्पणों के लिए ना दोनों का चिन्ह सेम होता है। लेकिन जनरली यहाँ अवतल दर्पण का हम लिखे होंगे, लेकिन दोनों जब सेम होता है ना तो दोनों दर्पण का हम मिला करके लिख दिए होंगे। और इसके बाद जो बतावेंगे, क्योंकि टोटल ना मिला जुला करके आपको ना 8 टॉपिक ध्यान देना है। कितना टॉपिक विद्यार्थी? 8 टॉपिक। तब आपका चिन्हों की परिपाटी दर्पण में जड़ से क्लियर हो जाएगा, फिर आपको न्यूमेरिकल में किसी भी प्रकार का परेशानी नहीं होगा। ठीक है विद्यार्थी, देखिए अवतल दर्पण में चिन्हों की परिपाटी से स्पष्ट होता है कि ये पॉइंट नंबर पहला ये वाला कि वीवीआईपी पॉइंट है। जनरली ये दर्पण का सूत्र साबित करते समय जब अवतल दर्पण से साबित करेंगे 1/u + 1/v = 1/a, या आवर्धन का फॉर्मूला m = -v/u, m = -v/u साबित करेंगे दर्पण में, या लेंस में फॉर्मूला हो जाएगा m = v/u विद्यार्थी, क्योंकि सारा इसका जस्ट अपोजिट है लेंस में। ठीक है, तो ये ना बहुत विज्ञान टॉपिक है। हालांकि इसके पहले भी हम लिखा दिए होंगे चिन्हों की परिपाटी में। जब हम आपतित किरण के विपरीत दिशा वाला में गौर करिएगा थोड़ा सा, ये चीज लाइन मिल जाएगा। लेकिन फिर से ना हम इसको एक साथ कर दे रहे हैं। पहला है अवतल दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्ता त्रिज्या दोनों ऋणात्मक होती है। देखिए पहले लिखा दिए थे, इसी कारण से हम यहाँ फोकस दूरी का संकेत नहीं बताया, छोटी एफ होता है, क्योंकि इसके पहले ही लिखा हुआ वक्ता त्रिज्या का संकेत आर या क्या होता है विद्यार्थी? वेव होता है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्ता त्रिज्या दोनों ऋणात्मक होती है। हालांकि कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहिएगा तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, थोड़ा सा हम साइड हो जाते हैं, क्योंकि जब समझाएंगे तो थोड़ा सा घेर उड़ देंगे तो थोड़ा सा ओवर राइटिंग हो जाएगा, तो इसी कारण से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है विद्यार्थी, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। दूसरा है बिंब चाहे उत्तल दर्पण के निकट हो अथवा अवतल दर्पण के निकट हो, u का मान देखिए ये भी वीवीआई, हालांकि इसके सारा टॉपिक वीवीआई है। देखिए दोनों सेम होता है, इसलिए u का मान, इसी कारण से ना यहाँ उत्तल दर्पण का चर्चा हो गया। लेकिन हम पहले बोल दिए हैं कि सारा चीज अवतल दर्पण का आएगा, लेकिन दोनों सेम होता है। बिंब चाहे उत्तल दर्पण के निकट हो अथवा अवतल दर्पण के निकट हो, u का मान हमेशा क्या होता है विद्यार्थी? ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक। क्या होता है विद्यार्थी? ऋणात्मक। इसी कारण से ना चूंकि दोनों का मान, अब u यहाँ लिख दिए हैं कि क्या है? बिंब दूरी, क्योंकि जब न्यूमेरिकल बतावेंगे, क्वेश्चन बतावेंगे न्यूमेरिकल से संबंधित प्रश्न जब बतावेंगे तो वहाँ ना बिंब दूरी लिखा हुआ रहेगा तो डायरेक्ट वहाँ u लिख देंगे। तो इसी कारण से ना बोर्ड पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बिंब दूरी को क्या चीज से सूचित करते हैं? u से। क्या चीज से? u से। प्रतिबिंब दूरी को क्या चीज से सूचित करते हैं? v से। यहाँ देखिए v लिखा हुआ है प्रतिबिंब की दूरी। तो बिंब दूरी का मान हमेशा ऋणात्मक होता है, और ये केवल दर्पण में नहीं होगा बल्कि लेंस में भी होगा। बिंब को अगर रखेंगे ना तो उसका मान नेगेटिव होगा। तीसरा अवतल एवं उत्तल दोनों दर्पणों के लिए, देखिए यहाँ लिखा हुआ है H1, फिर आ गया कि दोनों दर्पणों के लिए, ये देखिए अवतल और उत्तल दोनों दर्पणों के लिए H1। अब H1 क्या होता है? तो H1 होता है बिंब की ऊंचाई। देखिए बिंब दूरी या बिंब की ऊंचाई में क्या अंतर है? जैसे मान लीजिए हम यहाँ बिंब को रखें तो यहाँ मान लीजिए अवतल दर्पण है, चाहे ऐसे कर दे उत्तल दर्पण, देखने से जो दूरी मापा जाएगा ना दोनों दर्पणों के लिए, तो ये हो जाएगा आपका बिंब दूरी u। और ये जो बिंब खड़ा है ना 5 सेंटीमीटर ऊंचा खड़ा है या 10 सेंटीमीटर ऊंचा बिंब है,
तो ये हो जाएगा आपका विद्यार्थी बीम की ऊंचाई, जिसको हम सूचित करेंगे h1। अब h1 से काहे सूचित करेंगे कि सबसे पहले विद्यार्थी बीम आएगा तब ना उसका प्रतिबिंब बनेगा, तब ना उसका छाया बनेगा। इसी कारण से बीम की ऊंचाई को h1 से सूचित किया जाएगा। ठीक है विद्यार्थी, आशा कर रहे हैं कि पूरा अच्छा से आप लोग को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बहुत सारा विद्यार्थी ना यहाँ भी गड़बड़ होते हैं, बीम दूरी है और ये बीम की ऊंचाई है, तो दोनों में कंफ्यूजन हो जाते हैं। बीम खड़ा है तो बीम की ऊंचाई, उधर से मापा जा रहा है तो बीम की दूरी हो जाएगा। u का मान हमेशा धनात्मक होता है विद्यार्थी, क्या होता है धनात्मक, क्योंकि हम इसके पहले आपको समझाएंगे तो गौर कीजिएगा। ये बीम जब भी खड़ा रहता है ना तो प्रधान अक्ष के ऊपर खड़ा रहता है, प्रधान अक्ष के ऊपर, तो प्रधान अक्ष के ऊपर खड़ा रहता है, वो भी लेफ्ट साइड रहता है। इसी कारण से प्रधान अक्ष के जब ऊपर खड़ा रहता है ना तो h1 का मान हमेशा धनात्मक हो जाएगा। पॉइंट नंबर चौथा, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए v का चिन्ह, जिसको v किसको बोला जाता है, प्रतिबिंब की दूरी हमेशा ऋणात्मक होता है, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब जब भी बनता है तो यहाँ बनता है, इस साइड बनता है और ऐसे दूरी मापते हैं, तापतित किरण के विपरीत दिशा में मापते हैं, तापतित किरण के विपरीत दिशा में मापते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब तो इस साइड बनता है, चाहे वो अवतल दर्पण में बने चाहे उत्तल दर्पण में बने। इसी कारण से v का चिन्ह हमेशा ऋणात्मक होता है, v का चिन्ह हमेशा ऋणात्मक होता है। यहाँ देखिएगा इस साइड जब भी विपरीत दिशा में दूरी मापेंगे तो यहाँ देखिए u का मान भी हमेशा ऋणात्मक होता है। चलिए ठीक है, 5वां नंबर है, ये हम लिखा भी दिए होंगे, वास्तविक प्रतिबिंब तथा काल्पनिक प्रतिबिंब जब अंतर बताए थे, लेकिन एक बार फिर यहाँ से गौर करा दे रहे हैं कि v का चिन्ह वहाँ ऋणात्मक क्यों होता था। 5वां, वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण होने पर h2, यहाँ देखिए विद्यार्थी h2, और प्रतिबिंब का निर्माण होने पर, वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण होने पर, और प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण होने पर h2 प्रतिबिंब की ऊंचाई का मान हमेशा ऋणात्मक होता है। यहाँ देखिए h2 प्रतिबिंब की ऊंचाई का मान हमेशा ऋणात्मक होता है, जबकि यहाँ लिखाया जाएगा 3 टॉपिक और है, जब उत्तल दर्पण में लिखाया जाएगा तो यहाँ लिखाया जाएगा काल्पनिक प्रतिबिंब का निर्माण होने पर h2 ब्रैकेट में प्रतिबिंब की ऊंचाई का मान हमेशा धनात्मक होता है। ये भी समझ लीजिए, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है प्रधान अक्ष के नीचे, h2 हो गया मैंने प्रतिबिंब की ऊंचाई, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है अवतल चाहे उत्तल दोनों बनता होगा, तो ये प्रधान अक्ष के बनता है, ये प्रधान अक्ष के ऊपर बनता है, तो उसके लिए ना h2 का मान हमेशा क्या हो जाएगा विद्यार्थी, धनात्मक हो जाएगा। चलिए ठीक है विद्यार्थी, मेरे ख्याल से ये पांचों टॉपिक सभी लोग को पूरा पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। और एक बार और बता देते हैं विद्यार्थी, यदि कोई भी प्रकार का परेशानी हो तो हमारे जो YouTube चैनल देख रहे हैं कहीं के विद्यार्थियों को कमेंट बॉक्स में जरूर बतलाइएगा कि हमारा ये वीडियो कैसा लग रहा है, क्या पढ़ाने का टीचिंग स्टाइल अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, या आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट में परेशानी है। अगर किसी सब्जेक्ट में परेशानी होगा तो इंतजार करिएगा, उसका भी हम वीडियो उस समय के बाद बना देंगे। चलिए ठीक है विद्यार्थी, अब देखिए यहाँ अवतल दर्पण में जो बता रहे हैं, अब उत्तल दर्पण में 3 टॉपिक और है, इंतजार थोड़ा सा करिएगा, 3 टॉपिक और है, फिर उत्तल दर्पण में चिन्हों की परिपाटी हम लिख करके बोर्ड पर आपको स्पष्ट कर दे रहे हैं। चलिए ठीक है विद्यार्थी, ओके। चलिए ठीक है विद्यार्थी लोग, जैसा कि हम बोले थे कि अवतल दर्पण में 5 स्टेटमेंट है और उत्तल दर्पण में 3 स्टेटमेंट, टोटल 8 स्टेटमेंट है। यदि आप ध्यान दीजिएगा तब चिन्हों की परिपाटी एकदम बिल्कुल जल्द से क्लियर हो जाएगा, एकदम बिल्कुल कंठस्थ याद हो जाएगा वीडियो देखने के साथ ही। तो देखिए लिखा हुआ है, अवतल दर्पण का बता दिए थे, हमारे उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में चिन्हों की परिपाटी से स्पष्ट होता है कि पॉइंट नंबर 6, 5 पॉइंट तो उसमें बता दिया गया था, पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6 में, पॉइंट नंबर 6 में देखिएगा लिखा हुआ है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या दोनों हमेशा क्या होता है, धनात्मक होती है। क्या होती है, धनात्मक होती है। अवतल दर्पण में क्या होता था विद्यार्थी, ऋणात्मक होता था। पॉइंट नंबर 1 में, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 6 में दोनों क्या होता था, धनात्मक। 7वां है काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए भी, अर्थात भी किसको बोलते हैं, प्रतिबिंब की दूरी का चिन्ह हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। और प्रतिबिंब के लिए, काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए भी का चिन्ह हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। अब वास्तविक प्रतिबिंब के लिए क्या होता है विद्यार्थी, भी का चिन्ह ऋणात्मक होता था। वास्तविक प्रतिबिंब के लिए भी का चिन्ह ऋणात्मक होता था। काल्पनिक प्रतिबिंब का निर्माण होने पर h2 क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, h2 क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई का मान हमेशा क्या होता है, धनात्मक। अब इसी पॉइंट में फिर से एक बार दोहरा दे रहे हैं, वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण होने पर h2 अर्थात प्रतिबिंब की ऊंचाई का मान हमेशा क्या होता था विद्यार्थी लोग, ऋणात्मक होता था। अगर वास्तविक प्रतिबिंब रहेगा तो h2 का मान ऋणात्मक, और काल्पनिक प्रतिबिंब रहेगा तो h2 का मान धनात्मक होगा। चलिए ठीक है विद्यार्थी, अब थोड़ा सा ना इसको हम जैसे करके
क्योंकि हम फर्स्ट जब स्टार्टिंग किए थे तो फिगर से बताए थे ना, फिर अब हम लास्ट जब कर रहे हैं तो थोड़ा सा फिगर आप खींच करके बतलाते हैं, ताकि सभी विद्यार्थी लोग फिगर को स्पष्ट क्लियर ढंग से खींच भी लें और अपने कॉपी या नोटबुक में नोट भी कर लें। चलिए ठीक है ओके विद्यार्थी, अब फिगर थोड़ा सा देखिएगा इसका। चलिए ठीक है ओके, फिगर आप देखिए। चलिए ठीक है विद्यार्थी लोग, फिगर से भी आप थोड़ा सा ना एक बार फिर से अंत में जाते जाते भी फिर से एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए, जैसा कि हम स्टार्टिंग में वीडियो में बताए थे, ताकि बिल्कुल साइन कन्वेंशन आपका ध्यान रहे और जल्द से याद हो जाए, पूरा अच्छा से याद हो जाए। चलिए ठीक है विद्यार्थी लोग, थोड़ा सा देखिए, क्योंकि अगर इसको ध्यान आप दे करके इस कारण से ना बतला रहे हैं, क्योंकि हमको लग रहा है कि ना कि यूट्यूब चैनल से आप लोग बहुत दिन से जुड़े हुए हैं, सब्सक्राइबर भी मेरा बढ़ते जा रहा है, तो यदि हम ध्यान देकर के आपको नहीं पढ़ाएंगे तो आपको लगेगा कि यह सर ऐसी यूट्यूब चैनल खोल दिए हैं, आप मन से मेहनत करके नहीं बतला रहे हैं। इसी कारण से हम बार बार आपको बोल रहे हैं कि साइन कन्वेंशन को कम से कम तो 2-4 बार देखिएगा, मेरा वीडियो को 2-4 बार देखना है, और नोट जो करने के लिए बोले तो उसको नोट करके एक बार पढ़ भी लेना है, तो आपको साइन कन्वेंशन जल्द से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद जो न्यूमेरिकल बतलाने जा रहे हैं बाद में, और दर्पण का सूत्र जो साबित करने जा रहे हैं ना, तो उसमें कोई प्रकार का परेशानी नहीं होगा। तो देखिए थोड़ा सा, ये आपका ना अवतल दर्पण है, अवतल कहते हैं किसको है, जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है, देखिए धंसा हुआ, ये आपका उत्तल दर्पण है। तो अवतल दर्पण का सारा चीज इस साइड होता है, लेफ्ट साइड, और उत्तल दर्पण का सारा चीज इस राइट साइड होता है। तो देखिए ये उत्तल दर्पण का ही फोकस है, ये देखिए अवतल दर्पण का ही फोकस है, ये उत्तल दर्पण का वक्ता केंद्र है, ये देखिए ये अवतल दर्पण का वक्ता केंद्र है, यह देखिए ये इसका फोकस दूरी है उत्तल दर्पण का, यह देखिए इसका फोकस दूरी है उत्तल अवतल दर्पण का, ये देखिए इसका वक्ता त्रिज्या है r या 2f भी बोल सकते हैं, यह देखिए इसका वक्ता त्रिज्या यहाँ है, यह देखिए लिखे होंगे यहाँ है r या 2f, यह देखिए ये बिंब को रखा गया है, तो यहाँ से यहाँ तक ये बिंब दूरी है u, और यहाँ से यहाँ तक जब ये बिंब दूरी u है तो ये बिंब की ऊंचाई हो जाएगा h1। फिर यहाँ देखिए ये वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा के लिए यह देखिए h2 हो गया प्रतिबिंब की ऊंचाई, और यहाँ से यहाँ तक ये प्रतिबिंब की दूरी, ये u बिंब की दूरी, ये देखिए डॉट डॉट से लिखा हुआ है, तो ये काल्पनिक प्रतिबिंब है, काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए h2 अर्थात प्रतिबिंब की ऊंचाई काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए, और यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए भी, मतलब प्रतिबिंब की दूरी। तो इतना ही चीज आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए जो 8 पॉइंट है, क्या वो 8 पॉइंट आ रहा है कि नहीं, सारा पॉइंट को फिगर से बता रहे हैं। पहला पॉइंट लिखाए होंगे अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्ता त्रिज्या दोनों ऋणात्मक होती है। देखिए तो विद्यार्थी, आपतित किरण के विपरीत दिशा में ऋणात्मक होगा, और नियामक ज्यामिति के अनुसार इधर सब माइनस में होता था तो माइनस होगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्ता त्रिज्या दोनों ऋणात्मक होती है। दूसरा पॉइंट, बिंब चाहे उत्तल दर्पण के निकट हो अथवा अवतल दर्पण के निकट हो, u का मान हमेशा ऋणात्मक होता है। देखिए तो इस साइड है, दूरी जब भी मापेंगे तो इस साइड से मापेंगे, निगेटिव है, इस साइड है, तब u का मान हमेशा क्या होगा, ऋणात्मक। दूसरा तीसरा पॉइंट लिखाए थे कि अवतल एवं उत्तल दोनों दर्पणों के लिए h1 का मान हमेशा धनात्मक होता है। देखिए h1 प्रधान अक्ष के ऊपर है, तो प्रधान अक्ष के ऊपर जो रहेगा तो h1 का मान हमेशा धनात्मक होगा, तो h1 का मान हमेशा धनात्मक होगा। लेकिन बिंब दूरी हमेशा क्या होगा, ऋणात्मक, u बिंब दूरी होगा ऋणात्मक, लेकिन h1 का मान हमेशा होगा धनात्मक। एकदम बिल्कुल याद रखिएगा एकदम पूरा बढ़िया से। फिर देखिए यहाँ साथ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये वास्तविक प्रतिबिंब के लिए भी का चिन्ह ऋणात्मक होगा, क्योंकि इधर बन रहा है, इस साइड मापा जाएगा। h2 का मान हमेशा ऋणात्मक होगा, h2 का मान ऋणात्मक होगा, क्योंकि h2 हो गया आपका प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई कौन प्रतिबिंब के लिए, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए। यहाँ देखिए h2 प्रतिबिंब की ऊंचाई काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए धनात्मक होगा, और v का चिन्ह हमेशा धनात्मक होगा, क्योंकि ये साइड है। तो देखिए टोटल 8 टॉपिक, पहला टॉपिक तो इससे हो गया फोकस दूरी, वक्ता त्रिज्या, फिर ये देखिए 2 टॉपिक यहाँ, फिर ये टोटल मिला करके आप गिन भी लीजिएगा, पहले भी लिखा गया, टोटल 8 टॉपिक है। यहाँ देखिए फोकस दूरी वक्ता त्रिज्या एक टॉपिक, इसका फोकस दूरी और वक्ता त्रिज्या धनात्मक उत्तल दर्पण का दूसरा टॉपिक। तीसरा u का मान ऋणात्मक होता है, चौथा ये पांचवा, छठा, सातवां v का चिन्ह, और ये 8वां काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए h2 का मान हमेशा धनात्मक होता है। इस प्रकार से पूरा आपका जब 8 टॉपिक क्लियर हो जाएगा चिन्हों की परिपाटी का, आपको न्यूमेरिकल बनाना फिक्स में काफी आसान हो जाएगा। चलिए, यदि यह वीडियो अच्छा लगा होगा
तब हमारे वीडियो को बाद में लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा ताकि हमारे वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। चलिए ठीक है विद्यार्थी, फिर मिलेंगे आपको साइंस में पाठ नंबर 9 के अंतर्गत। फिर वहाँ दर्पण का सूत्र भी साबित करके बतलाएंगे और न्यूमेरिकल भी बतलाने जा रहे हैं हम फिर, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। ठीक है, ओके विद्यार्थी, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। ओके, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।